बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। इस्लामाबाद का आज मौसम बहुत अच्छा है और जब मौसम बाहर का अच्छा हो तो घर का और दिल का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। बहरहाल आज गर्मा गर्म कुछ खबरें और पहली खबर हम इंडिया से शेयर करते हैं, कुछ ईरान के बारे में, कुछ तुर्की और भारत के बारे में, कुछ पाकिस्तान के फतह मिसाइल के बारे में मुख्तलिफ खबरें हैं और छोटी मोटी एनालिसिस जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंडिया के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, राहुल गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइसिस। वो क्या बात कहते हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सुनिए जरा। Attack on the center. Rahul Gandhi has now warned of a looming economic crisis and also claimed that the system is actually shaking from within. He alleged that institutions are increasingly pushing back against the central government and predicted a major political shift. He further says that Prime Minister Narendra Modi will no longer hold office within a year. Let's listen in. हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक ऑब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 1 साल के अंदर मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, बिकॉज इंटरनल रिवॉल्ट शुरू हो गया है, जिसकी प्रिडिक्शन में काफ़ी अरसे से कर रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो सोसाइटी को, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को बगावत पे उकसा रही हैं, पोलराइजेशन हुई है और ये इंडिया को बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन पे ले जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने भी उसका तस्करा कर दिया। लिहाजा सोचना होगा नरेंद्र मोदी को, ये जो उन्होंने फिल्टर्स हटा दिए ना, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एग्जैक्टली यही किया है। ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, इंटरनल पॉलिसीज बनाते हुए मुख्तलिफ चेक्स होते हैं, वो चेक्स जब आप हटा दें और सिर्फ अपनी चलाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर रिवॉल्ट आना शुरू हो जाता है, जिस तरह से राहुल गांधी साहब फरमा रहे हैं। तो इंडिया की ये कंडीशन है। इंडिया की कंडीशन पे कई दफ़ा मैंने आपके सामने बहुत सारी किताबें रखी हैं, कुछ हवाले में दोबारा आपके सामने रख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जो कि आपको काम आ सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जो इंडिया के ऊपर रिसर्च करते हैं। सबसे पहले अशोका मूडी साहब, इन्होंने जनाब 2023 में किताब लिखी है, इंडिया इज ब्रोकन अ पीपल बिट्रेड इंडिपेंडेंस टू टुडे, जिसके अंदर वो बताते हैं कि मोदी साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो रिकॉर्ड है वो किस हद तक ख़राब है। इसके अलावा वो बताते हैं कि किस तरह से इस टैक्सेस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरह आकार पटेल ने 2021 के अंदर किताब लिखी है, द प्राइज ऑफ मोदी ईयर्स, जिसके अंदर वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल कोहेजन मोदी सरकार के अंदर बहुत हद तक मुतासर हो चुकी है। इसके अलावा 2023 में एक और किताब लिखी है, हाउ लॉन्ग कैन द मून बी चेंज्ड, और जनाब इस किताब के अंदर क्रिटिक ये है कि इंडिया के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है, न कि डेमोक्रेसी है, हिंदू नेशनलिज्म है और सिविल सोसाइटी के ऊपर एक प्रेशर बिल्ट किया गया है। इसके अलावा जनाब गुजरात अंडर मोदी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, लेबॉर्ट्री ऑफ टुडेज इंडिया 2023-24 के दरमियान में ये पब्लिश हुई है और ये फ्रेंच स्कॉलर हैं जेफर लोड, क्रिस्टोफर जेफर लोड, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से जो कि गुजरात के अंदर कम्युनल वायलेंस के ज़रिए से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने की काविश की गई और फिर जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल किया गया गुजरात के अंदर, अब वही मॉडल पूरे इंडिया सरकार के ऊपर अप्लाई किया गया है। राहुल भाटिया की किताब का मैं अक्सर जिक्र करता हूं, द अनमेकिंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी
2024 में ये पब्लिश हुई है। और इसके मुताबिक जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये जनाब ट्रांसफॉर्म हो गई है अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर। अभय शुक्ला की किताब का तो मैं हमेशा जिक्र करता हूं, उनकी दो बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। एक किताब है डिसअपियरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन, और ये फरवरी 2024 में पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने विद एविडेंसेस अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव किया है कि हम इंडिया के अंदर देयर इज नो मोर डेमोक्रेसी। ये जो मगरिब कहता है ना कि शेयर्ड वैल्यूज हैं, इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जिस पे अभय शुक्ला उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का ख्याल है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी डिसअपियर हो गई है। दूसरी किताब जो उन्होंने 2025 में लिखी, होली काउज लूज कैनन द डफर जोन क्रॉनिकल्स, और ये अप्रैल 2025 में पब्लिश हुई, जिसमें उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि मोदी साहब ने पूरी कौम को डफर बना दिया है, और ये डफर जोन इवन साउथ इंडिया जो कि इकोनॉमिक इंजन है इंडियन इकोनॉमी का, उसको भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। तो लिहाजा जो पॉलिसीज़ आपने अख्तियार की अपने पावर में रहने के लिए, उसके असरात इस वक्त हमारे सामने हैं और ये बड़े खतरनाक असरात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक और जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अमेरिका के अंदर दोनों हाउसेज में वोट हुआ है ईरान वॉर के ऊपर, और जो डेमोक्रेट्स की जो रेजोल्यूशन है उसे भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है, यानी 215 वोट उन्होंने हासिल किए दोनों हाउसेज में, और 208 वोट उनके खिलाफ नजर आते हैं। अब ये जरा सुनिए भी कि ये क्या कह रहे हैं इस वक्त, ये सुनिए जरा। जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 208 वोट जो हैं, आपके पास आवाज नहीं आएगी, 208 वोट। The yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. ये रेजोल्यूशन जनाब पास हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाला हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 जो सेनेटर्स थे रिपब्लिकन्स के, उन्होंने सेनेट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ और डेमोक्रेट्स की जो वॉर रेजोल्यूशन थी उसके हक में वोट दिया था। आज फिर आपको वही सीन नजर आ रहा है कि दोनों हाउसेज के अंदर 4 रिपब्लिकन्स ने वोट किया है जनाब डेमोक्रेट्स की रेजोल्यूशन के हवाले से। बहरहाल इस पे वली नसर साहब ने भी जो कल ट्वीट की थी कि बुनियादी तौर पे अमेरिका नाकाम हो गया ये समझने में कि ईरान एक प्रैग्मेटिक रियासत है और ये थियोक्रेटिक पराया स्टेट नहीं है, और उन्होंने प्रैग्मेटिज्म का बहुत ही एक अच्छा मुजाहरा किया है इस जंग के हवाले से और 12 दिनों की जंग में, जिसमें उन्होंने एग्रेशन, जो एक्सटर्नल एग्रेशन है और इंटरनल जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था रिजीम के हवाले से और नज़रियाती स्ट्रक्चर के हवाले से, उन्हें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया है। जो नई लीडरशिप है ईरान की, उस लीडरशिप के अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, और वो समझते हैं कि एक नया रीजनल ऑर्डर, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इन ईरान और एक नई फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन को वो कामयाबी के साथ अडॉप्ट करेंगे। जनाब पाकिस्तान के जो फतह मिसाइल है उसकी खबरें आ रही हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और उस खबरों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की फतह मिसाइल ने जो साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर तब्दीली रूनुमा कर दी है, और फतह मिसाइल की 2nd जनरेशन का इस्तेमाल हुआ था मई 2025 में मार्का हक के अंदर। अब 4th जनरेशन जो है और 5th जनरेशन पाकिस्तान ने उसे तैयार कर लिया है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसके साथ जनरल आसिफ मुनीर साहब का एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर हम इंतज़ार करें कि कब इंडिया जो है वो डैम बनाता है और उस पर हम कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जनाब एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आ रही है ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से। उसमें अब्बास इराक्ची साहब ने ये फरमाया है कि जनाब बातचीत तो चल रही है अमेरिकन के साथ। उन्होंने तस्लीम किया है, जिस तरह मार्को रूबियो साहब ने भी कल फरमाया था कि बातचीत चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान में, लेकिन अब्बास इराक्ची साहब का ये कहना है कि ये बातचीत उसी सूरत में कामयाब होगी जब जंग बंदी न फ़कत ईरान में बल्कि लेबनान के अंदर भी होगी। और इसी तरह से अब्बास इराक्ची साहब के साथ साथ खुद मार्को रूबियो ने भी कल ये इशारा दिया था
कि बातचीत और सीज फायर चलेगी, लेकिन इट डज नॉट मीन कि कोई एग्रीमेंट परमानेंट साइन होगा दोनों ममालिक के दरमियान में। इसके साथ जो एक और अहम खबर आ रही है, वो खबर जनाब ये आ रही है कि ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए हैं कुवैत के ऊपर, उनका अब उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि जनाब ये मिसाइल जो अटैक है, ये अटैक ईरान की तरफ से नहीं है। जो एरोस्पेस कमांड सिस्टम है ईरान का, उन्होंने इसका इनकार कर दिया है। उनका ये ख्याल है कि जो अमेरिकन थार्ड सिस्टम था, उसकी टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो मिसाइल बजाय ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करता, वो एयरपोर्ट के ऊपर जाके गिरा है, जिसमें काफ़ी ज़ख्मियों की तादाद 50 के करीब बताई जा रही है कि वही है, जिसकी फुटेज अल जज़ीरा ने भी और कुवैती हुकूमत ने भी उसको जारी कर दिया है। लेकिन ये जो वोट हुआ है अमेरिका के अंदर, ये एग्जैक्टली अमेरिकन लोगों की पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स और ये सेनेटर्स अपनी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते होंगे तो लोग डिमांड करते होंगे, और मैंने आपके सामने वो सर्वे रखा था जिसमें जितने भी सर्वेज हुए, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट का था, न्यूयॉर्क टाइम्स का था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का था, प्यू सेंटर का था, फॉक्स न्यूज़ का था, उन सब के अंदर एक कॉमनैलिटी थी कि जंग हमारी नहीं है, इजराइल की है। और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अखराजात आ रहे हैं, ये हमारे ऊपर हमारी डेवलपमेंट पे लगने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्सिंग करना चाहिए, जो कि ममदानी साहब बारहा इस हवाले से बयानात देते नज़र आते हैं। और इस जंग के बाइस अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया में ख़राब हो रहे हैं, हमारी इकनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इससे मुतासिर हो रही हैं। 4% इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिकन फेस कर रहे हैं, जबकि कोरोना के अंदर 2.8% ये इन्फ्लेशन उन्होंने फेस की थी। और फिर इसके अलावा जो अमेरिका है दुनिया में तन्हाई का शिकार भी है, बल्कि अमेरिकन तो ये भी सोचते हैं कि ये जो काइनेटिक पावर है ईरान के ख़िलाफ़, ये कारगर साबित नहीं हो रहा, और बल्कि उन्होंने 58% ने मोरालेस इस बात का भी इज़हार किया कि उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ पर एतबार नहीं है। तो इस सारे तनाजुर में आप देख सकते हैं कि क्या जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, वो मिड टर्म इलेक्शंस कोई फ़ायदा देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को या उनकी टीम को? मुझे नहीं लगता कि वो फ़ायदा देंगे। बहरहाल ये वो वजह है कि जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है वो पास हुई है। लेकिन क्या दुश्मनी दोनों ममालिक के दरमियान में और इजराइल में ख़त्म हो जाएगी? तो उस हवाले से जनाब मेरा तज़िया ये है, मुख्तसर अंदाज से आखिरी पॉइंट, कि अभी ख़बर ये आ रही है नेतन्याहू के हवाले से कि वो अक्टूबर के इलेक्शन से पहले पहले एक बड़ी जंग छेड़ेंगे, और किसी हद तक कंसेंसस भी हो गया अमेरिका और इजराइल के दरमियान में कुछ इलाकों के ऊपर कि ये आप भले कंट्रोल कर लें। और उसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसलिए एग्री किया है कि उन्हें फियर है कि ये ना हो कि वो सीज़ फायर को मुकम्मल तौर पे डीरेल न कर दे नेतन्याहू। दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल एनिमिटी है, जिसका मैं हमेशा तस्करा करता हूँ ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान में, और उसमें 4 अनासर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक अंसर जो है इंस्टीट्यूशंस है। अब अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशन है फॉर इंस्टेंस वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि ईरान के अंदर वलायत फ़क़ी का इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीके से जो बयानिया है दोनों ममालिक और तीनों ममालिक का, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। बयानिए में अमेरिका जो है वो एक ईरान को एक थियोक्रेटिक पराया स्टेट समझता है, जबकि ईरान अमेरिका और इजराइल को ईवल नेशन समझते हैं, ईवल रियासतें समझते हैं जो पावर बेस्ड पॉलिसी का अख्तियार करते हैं वीज़ा वी द मुस्लिम वर्ल्ड। और इसी तरीके से जो फेथ सिस्टम है वो दोनों का मुख्तलिफ है। एक तरफ क्रिश्चियन ज़ायनिज़म है और जोशवाइट्स हैं, तो दूसरी तरफ आपको एक नया पॉलिटिकल इस्लाम जो खुमैनी आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, वो आपको नज़र आता है कॉन्सेप्ट। और तीसरी तरफ जो आपको जो नज़रियात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ आपको इनलाइटनमेंट का नज़रिया नज़र आता है, लेकिन अब वो इनलाइटनमेंट भी पसे पुश डाल दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे आपको कुछ और ही न्यू कंजर्वेटिविज्म नज़र आ रही है, और एक तरफ जोशवाइट्स नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ आपको नज़रियाती तौर पे एक नया पॉलिटिकल इस्लाम नज़र आ रहा है, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया। तो स्ट्रक्चरल एनिमिटी है, या तो ये स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो जाए दोनों में से किसी एक का, या फिर दोनों में से कोई, दोनों पार्टीज़ में से कोई एक मुकम्मल तौर पे डाउन हो जाए। लेकिन वली नसर के कहने के मुताबिक कि ईरान पहले से ज़्यादा ताकतवर उभरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट किया, और ख़ुद CIA ने ये रिपोर्ट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरान की जो डिटेक्शन पावर है अमेरिकन फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने की, वो ज़्यादा बड़ी है, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा लीथल हुआ है,
80% उन्होंने अपने लॉन्चेस को दोबारा रिकवर कर लिया है और जितने भी मिसाइल सिटीज़ हैं उनको दोबारा उन्होंने रीओपन कर लिया है सक्सेसफुली। तो ईरान की पावर बज़ाहिर गिरते नज़र नहीं आ रही और जो मौरूज़ी हालात हैं ख़त्ते के और ख़त्ते से बाहर, वो अमेरिका को सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने